दोस्तों, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज की कहानी तो शुरू करते हैं। भारत के रेल नेटवर्क में हजारों स्टेशन हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे, कुछ इतने व्यस्त कि वहां सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती, और कुछ ऐसे हैं जो समय के पहियों के नीचे कुचल कर भुला दिए गए हैं। शिवनगर जंक्शन इन्हीं में से एक है। लोग इसे नक्शे पर ढूंढते हैं तो मिल जाता है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो लगता है जैसे ये जगह किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा हो। दिन के उजाले में ये एक साधारण सा छोटा स्टेशन लगता है, जहां दो चार पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं, कुछ यात्री उतरते हैं, कुछ चढ़ते हैं, और फिर वीराना छा जाता है। प्लेटफॉर्म की पेंट उखड़ चुकी है, बेंचें टूटी हुई हैं, और घड़ी की सुइयां जैसे थक कर रुक सी गई हैं। लेकिन असली कहानी तो सूरज ढलने के बाद शुरू होती है, जब अंधेरा घुटनों तक छा जाता है और हवा में सनसनी दौड़ने लगती है। तब शिवनगर जीवित नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शाप की तरह सांस लेने लगता है। मैं आर्यन हूँ। पिछले 15 सालों से मैं भारतीय रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ। शुरू में मैंने सोचा था कि ये एक सम्मानजनक कार्य है, देश की नसों में दौड़ती हुई ट्रेनों को व्यवस्थित रखना। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि कुछ पटरियां सिर्फ लोहे की नहीं होती, कुछ पटरियां इंसानों के खून और आंसुओं से सनी होती हैं। शिवनगर जंक्शन मेरी नियुक्ति का आखिरी पड़ाव था। मुझे यहाँ का स्टेशन मास्टर नहीं, बस एक वरिष्ठ कर्मचारी बनाकर भेजा गया था। मेरा काम टिकट चेक करना, माल की आवक जावक का रिकॉर्ड रखना और कभी कभार रात की पाली में पटरियों की निगरानी करना था। शुरुआत में सब ठीक रहा। दिन की शिफ्ट में सब सामान्य लगता था, लेकिन जब मैंने रात की ड्यूटी संभालनी शुरू की तो मैंने महसूस किया कि इस स्टेशन की दीवारों में कुछ कैद है, कुछ ऐसा जो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर आने वालों को कभी जाने नहीं देता। इस कहानी में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ करण था। करण मेरा जूनियर था, उम्र में मुझसे 10 साल छोटा। चेहरे पर हमेशा एक चमक, आंखों में सपने। उसने मुझसे पहले कई बड़े स्टेशनों पर काम किया था, लेकिन शिवनगर आते ही उसके चेहरे से वो चमक गायब होने लगी थी। वो दिल से मजबूत था, तार्किक था, भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वो कहता था, आर्यन भाई, ये सब वहम है। थकान और अंधेरा मिलकर इंसान के दिमाग के साथ खेल करते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि शिवनगर में अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, ये एक ठोस सच्चाई है जो आपकी रूह को छू लेती है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चीख है जो आज भी उन पटरियों के नीचे दबी हुई है। ये गवाही है उन रातों की जब समय रुक जाता है और मौत आपके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। वो रात कोई साधारण रात नहीं थी। गर्मियों का मौसम था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया हो। आसमान में बादल नहीं थे, चांदनी खिली हुई थी, लेकिन उस चांदनी में भी एक फीकापन था, जैसे वो रोशनी नहीं बल्कि किसी मुर्दे के चेहरे पर पड़ी हुई सफेदी हो। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी ही सांसों की आवाज कानों में शोर मचा रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, न कोई गाड़ी, न कोई आवाज। बस पटरियों पर कभी कभार किसी पुराने लोहे के टुकड़े के खिसकने की खट की आवाज आती थी, जो उस खामोशी को चीर देती थी। स्टेशन की पुरानी घड़ी, जो सालों से खराब बताई जाती थी, उस रात टिक टिक कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर टिक टिक मेरे दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही थी। मैं और करण स्टेशन मास्टर की छोटी सी कैबिन में बैठे थे। कैबिन की खिड़कियां पुरानी थीं, कांच में दरारें थीं और बाहर की हवा अंदर आने के लिए बेताब लग रही थी। बाहर का नज़ारा गहरा और भारी था, जैसे सांस लेने में भी डर लगे। हवा में जंग लगे लोहे और सूखी पत्तियों की गंध थी, लेकिन उसके नीचे एक और गंध थी, सड़े हुए मांस की हल्की सी बू, जो बार बार नाक में आ रही थी और फिर गायब हो जाती थी। करण कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन वो उसे पी नहीं रहा था। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसकी नजरें खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर जमी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन भाई,
उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो सुबह होता है। ये जगह रात में और भी वीरान लगती है। दिन में सब ठीक रहता है, लोग आते हैं, शोर होता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलता है लगता है कोई देख रहा हो, कोई ऐसा जो सांस नहीं लेता, बस देखता रहता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर जम रही थीं, हालांकि रात ठंडी थी। ये पहली बार नहीं था कि करण ऐसा कहता है। शिवनगर में हर नया आदमी यही महसूस करता है। औरतें, बच्चे तो दूर, कई अनुभवी रेलवे कर्मचारी भी रात की शिफ्ट से बचते थे। कुछ ने तबादले की अर्जी दे दी, कुछ ने बिना बताए नौकरी छोड़ दी। लेकिन हमें तो नौकरी करनी थी। डर से पेट नहीं भरता। गरीबी और जिम्मेदारी इंसान को मजबूर कर देती है कि वो मौत के मुंह में भी काम करने जाए। ये वहम है करण, मैंने कहा, हालांकि मेरे अपने गले में भी एक गांठ सी बंधी हुई थी। पुरानी इमारतें होती हैं, आवाजें आती हैं, हवा का झोंका होता है। ज्यादा ध्यान मत दे। लेकिन मेरे शब्द खोखले लग रहे थे। उस रात का माहौल और गाढ़ा था। दूर दूर तक सन्नाटा और बीच बीच में हवा का झोंका जो खाली प्लेटफॉर्म पर घुसने की आवाज कर जाता। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेटफॉर्म स्वयं एक जीवित प्राणी हो जो हमें निगलने के लिए मुंह खोले खड़ा हो। अचानक मुझे लगा कि पटरियों के उस पार कोई खड़ा है। शुरू में मुझे लगा ये आंखों का धोखा है, चांदनी का खेल है, एक लाल रंग का आभास, धुंधला सा। मैंने पलकें झपकी, सोचा शायद दूर कोई लाल कपड़ा सूख रहा होगा। लेकिन वहां कोई घर नहीं था, न कोई इंसान था, बस जंगली झाड़ियां और पुरानी पटरियां थीं। तुमने देखा? करण की आवाज कांप रही थी, उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। क्या देखा? मैंने पूछा, हालांकि मैं जानता था वो किसकी बात कर रहा है। वहां पटरियों के पास कोई खड़ा था। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। कांच की खिड़की से प्लेटफॉर्म का आधा हिस्सा दिख रहा था। पटरियों के पास एक टूटी हुई बेंच थी। अक्सर वहीं चूहे भागते दौड़ते रहते थे। कभी कभी आवारा कुत्ते भी सो जाते थे। लेकिन उस रात वहां कोई इंसानी आभास था। धीरे धीरे वो लाल रंग और साफ होने लगा। ये कपड़ा नहीं था, ये साड़ी थी। एक औरत लाल साड़ी में लिपटी हुई। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी उस औरत के बाल हवा में उड़ नहीं रहे थे, बस कंधों से लटक कर चुपचाप झूल रहे थे, जैसे बेजान रस्सियां हों। उसका चेहरा अभी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी लाल थीं, जैसे अंगारे बुझते नहीं, बस जलते जा रहे हों। उन आंखों में कोई जीवन नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था जो इंसान को अंदर तक झकझोर दे। मैंने कई बार इस स्टेशन पर अजीब चीजें महसूस की थीं। कभी रात को किसी के रोने की आवाज आती, कभी लगता कोई प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। पर उस रात पहली बार मैंने उसे देखा, लाल साड़ी वाली औरत। करण का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी पकड़ मेज पर कस गई थी। ये कौन है? यहां इस वक्त कोई और कैसे हो सकता है? आखिरी ट्रेन तो 2 घंटे पहले जा चुकी है। मैं कुछ नहीं बोला, बस आंखें उसी पर गड़ी थीं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो औरत धीरे धीरे बेंच के पास से उठी और प्लेटफॉर्म पर चलने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, न जूतों की आहट, न साड़ी की सरसराहट, बस चुप्पी। इतनी गहरी चुप्पी कि कानों में गूंजने लगे। उसका हर कदम जैसे हमारे दिलों पर चोट कर रहा था। न कोई हड़बड़ी, न कोई डर, बस ठंडा सन्नाटा और उसकी लाल आंखें। हम दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें उसी कुर्सी से बांध कर रख गई हो। कैबिन की खिड़की के उस पार वो औरत सीधे हमारी तरफ देख रही थी, और अचानक वो रुक गई। उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में गड़ी। मेरे गले में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया था। ऐसा लगा जैसे वो मेरे दिमाग को पढ़ रही हो, मेरे डर को सूंघ रही हो। भाई, ये हमें ही देख रही है, करण ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब दहशत साफ झलक रही थी। वो औरत हल्की सी मुस्कुराई, एक मुस्कान जिसमें न कोई खुशी थी, न कोई इंसानियत, बस ठंडी, खौफनाक, तिरछी मुस्कान। उस मुस्कान में मैंने मौत की ठंडक देखी। ऐसा लगा जैसे वो जानती हो कि हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे।
प्लेटफॉर्म पर घड़ी टिक टिक करती रही। हमारी सांसें तेज होती गईं। समय जैसे थम गया था। सेकंड की सुई चल नहीं रही थी, बस कांप रही थी। फिर अचानक वो औरत मुड़ी और पटरियों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो जैसे हवा पर सरक रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। करण की आंखें फैल चुकी थीं। उसने अपनी आंखें मल लीं। शायद उसे लगा कि वो सो रहा है और ये कोई बुरा सपना है। ये कोई इंसान नहीं थी, करण ने कांपते हुए कहा। ये वही आत्मा थी जिसके बारे में फुसफुसाहटें थीं। कुछ ही देर में वो पटरियों पर उतर गई और धीरे धीरे धुंध में घुल गई। बस उसकी लाल आंखें आखिरी बार चमकीं और धराम में गायब हो गईं, जैसे कोई दिया बुझ गया हो। कैबिन के भीतर हम दोनों खामोश थे। न कोई चीख, न कोई आवाज, सिर्फ दिल की धड़कनें जो कानों में हथौड़े की तरह बज रही थीं। ये औरत कौन थी आर्यन भाई? तुमने पहले कभी देखा है? करण ने पूछा। मैंने गहरी सांस ली और उसके सवाल का जवाब सिर्फ एक भारी खामोशी दी। उस रात मैं पहली बार टूटा और करण वो सवालों में गिर गया। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस रात की घटना ने हम दोनों की सांसें खींच ली थीं। लाल साड़ी वाली औरत की लाल आंखें अब भी मेरे दिमाग में जल रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने कुछ कहा नहीं, बस देखा और गायब हो गई। पर उस नजर में इतना बोझ था कि नींद तो दूर, हम पलक भी झपक नहीं पा रहे थे। करण चुपचाप कुर्सी पर बैठा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। उसकी आंखें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थीं, जैसे उसे डर हो कि वो औरत फिर लौट आएगी। भाई, ये यहां क्यों आई थी? हमसे क्या चाहती है? करण ने फिर पूछा। उसकी आवाज में अब जिद थी, डर के साथ मिली हुई जिद। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब मेरे पास भी नहीं था। सिर्फ दिल में एक ही डर था, ये रात बहुत लंबी होने वाली थी। शिवनगर स्टेशन पर कई कहानियां सुनी थीं। लोग कहते थे इस जगह पर कोई आत्मा भटकती है। पुराने कर्मचारी कहते थे कि अंग्रेजों के जमाने में यहां एक हादसा हुआ था, लेकिन किसी ने खुलकर उसका जिक्र नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि जिसने भी उसके बारे में बोला वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। कुछ पागल हो गए, कुछ गायब हो गए। रात के 2:30 बज रहे थे। हवा भारी हो चुकी थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आवाज भी थम गई। ऐसा लगा जैसे कुत्तों ने भी उस साये को सूंघ लिया हो और डर के मारे चुप हो गए हों। सन्नाटा गहरा, इतना गहरा कि अपनी ही धड़कनें। फिर धीरे धीरे उसने अपने हाथ उठाए। उसकी उंगलियां लंबी सफेद जैसे राख हो गई हों, और उसने सीधे हमारी ओर इशारा किया। उस इशारे में कोई सवाल नहीं था, कोई दुआ नहीं थी। वो इशारा सिर्फ मौत की ओर खींच रहा था, जैसे वो कह रही हो, तुम्हारी बारी है। हम दोनों के दिल धड़कते धड़कते मानो रुक गए। करण के होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की बंद कर दी। लकड़ी की खिड़की जब बंद हुई तो एक भारी आवाज आई, जैसे किसी कब्र का पत्थर गिरा हो। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे पीछे की दीवार पर परछाई पड़ चुकी थी। वही औरत की परछाई, लंबी, विकराल। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो बाहर खड़ी है या अब हमारे बीच भी आ चुकी है। कैबिन के अंदर रोशनी थी, फिर भी परछाई इतनी गहरी क्यों थी? अचानक करण खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी पीछे गिर गई। नहीं भाई, मैं यहां नहीं रह सकता। मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे हवा चाहिए। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानता था बाहर जाना मतलब मौत को बुलाना, उस साये के पास जाना मतलब वापस ना आना। पर डर इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। जब इंसान का दिमाग डर से ग्रस्त हो जाता है तो वो तर्क खो देता है। मैंने धीरे धीरे उसकी बाजू दबाई और कहा, बैठे रहो करण, बाहर गए तो लौटोगे नहीं, वो तुम्हें बुला रही है। उसकी आंखें पागलों जैसी हो गई थीं, पुतलियां फैल चुकी थीं। मुझे जाने दो आर्यन, वो मुझे बुला रही है, मेरा नाम ले रही है। कौन नाम ले रहा है? यहां कोई नहीं है, मैंने चिल्लाकर कहा। वही लाल वाली, वो कह रही है बाहर आओ। शायद मेरे शब्दों ने उसे थाम लिया, या शायद उसकी अपनी थकान। वो वापस कुर्सी पर ढह गया।
उसने अपना सिर हाथों में छिपा लिया। रात खिंचती रही। घड़ी ने 3 बजाए, लेकिन नींद वो तो जैसे स्टेशन पर कभी आती ही नहीं थी। मैं सोच रहा था, ये औरत कौन है? क्यों भटकती है स्टेशन पर? क्या कोई अधूरी कहानी है उसके पीछे, या फिर ये जगह ही उसकी कब्र है? रेलवे के रिकॉर्ड में शिवनगर में कई दुर्घटनाएं दर्ज थीं। कुछ लोग ट्रेन से गिर गए, कुछ की कटकर मौत हुई, लेकिन कोई रिकॉर्ड एक अज्ञात महिला के बारे में नहीं था जो लाल साड़ी पहने हो। अचानक दरवाजे के बाहर से बहुत हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। एक औरत की आवाज, जैसे लोरी हो, लेकिन आवाज इतनी ठंडी, इतनी बेजान कि दिल दहल जाए। सुनो, सुनो। भाई, तुम सुन रहे हो? करण ने सिर उठाकर पूछा। मैंने सिर हिलाया। मैं भी सुन रहा था, और खिड़की के शीशे पर धुंधली परछाई उभरी, लाल साड़ी की झलक। हम दोनों जमे बैठे थे। न हिम्मत थी खिड़की खोलने की, न बाहर झांकने की। उस वक्त मैंने समझ लिया, ये औरत सिर्फ दिखाई नहीं देती, ये हमें महसूस भी कराती है कि वो पास है, इतना पास कि सांसों तक में उसका साया उतर जाए। कुछ ही देर बाद वो गुनगुनाहट थम गई। सन्नाटा और भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। करण धीरे धीरे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें कहीं खाली में गड़ी थीं, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। भाई, वो मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूं। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ा। करण, होश में आओ, वो आत्मा है, इंसान नहीं। लेकिन करण की आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे किसी और के काबू में हो। मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये औरत सिर्फ दिखती ही नहीं, ये अपने शिकार को अपने वश में भी कर लेती है। ये मनोवैज्ञानिक हमला कर रही थी। मैंने पूरी ताकत से करण को झचकोरा। वो हिल गया और जैसे नींद से जागा। उसने मेरी ओर देखा। आंखें डरी हुईं, पर अब थोड़ी होश में। भाई, मुझे लगा उसने मेरे कान में कुछ कहा। मुझे खींच रही थी। मेरे पैर अपने आप चलने लगे थे। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। तू बस मेरे पास रहे, चाहे कुछ भी हो, बाहर मत जाना। सुबह होने वाली है, बस सुबह का इंतजार कर। रात जैसे थम ही नहीं रही थी। 4 बज चुके थे, और हमें दोनों को पता था कि सुबह तक जिंदा रहना ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन उस औरत ने अभी अपना असली रूप दिखाना शुरू भी नहीं किया था। रात 4 बजे के बाद वक्त जैसे रुक गया। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, लेकिन सेकंड की हर धड़कन मौत का कदम लग रही थी। मैं और करण दोनों चुप थे। बस हमारी सांसें ही सबूत थीं कि हम जिंदा हैं। अचानक खिड़की के बाहर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई साड़ी जमीन पर घसीटते हुए धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके खिड़की से झांका, और मेरा दिल सीने से बाहर निकलने को था। प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ लाल साड़ी वाली औरत अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। त्वचा जगह जगह से काली पड़ चुकी थी, और गाल से लटकते मांस के टुकड़े हवा में हिल रहे थे। पर सबसे भयानक थी उसकी आंखें, खून सी लाल, गहरी, जैसे कोई अंधेरा कुआं जिसमें गिरने से कोई लौटकर नहीं आएगा। उसके चेहरे पर न इंसानियत थी न जिंदगी, बस बदला और खालीपन। करण भी अब खड़ा हो चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। भाई, वो और करीब आ रही है, हमें देख रही है। हाँ, मैंने धीमी आवाज में कहा। उसकी नजरें सीधे हम पर जमी थीं। बिना पलक झपकाए वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पार कर रही थी। उसके पांव फिर से जमीन को छू नहीं रहे थे, जैसे हवा पर तैर रही हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन बंद करने से क्या होता? कैबिन की दीवारें भी अब ठंडी पड़ने लगीं, जैसे भीतर कोई परछाई समा रही हो। उस वक्त मैंने महसूस किया, ये आत्मा अब सिर्फ बाहर नहीं थी, ये हमारे चारों ओर घूम रही थी। अचानक करण ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन उनमें कुछ और भी था, एक अजीब सी चमक। भाई, मेरे कान में कोई फुसफुसा रहा है, कह रहा है बाहर आओ, बाहर आओ। मेरा खून जम गया। मैंने उसका कंधा पकड़ा और झचकोड़ दिया।
सुन, ध्यान से सुन, वो तुझे अपने वश में करना चाहती है। बाहर गया तो वापस नहीं आएगा। करण के होंठ थरथरा रहे थे। उसकी आंखें कहीं शून्य में गड़ी थीं। मैंने देखा उसके कान के पास जैसे लाल साड़ी का एक कोना लहरा रहा था। पर खिड़की बंद थी। ये आत्मा सिर्फ दिखाई नहीं देती, ये हमारे भीतर घुसकर हमें तोड़ देती है। अचानक कमरे में बहुत ठंडी हवा का झोंका चला। हम दोनों कांप उठे और फिर पीछे दीवार पर छाया उभरी। लंबी टेढ़ी मेढ़ी छाया, लाल साड़ी वाली औरत की। उसकी परछाई दीवार से अलग होकर हिलने लगी, जैसे कोई जीवित चीज हो। भाई, वो अंदर आ गई, करण चिल्लाया। मैंने उसकी बांह कसकर पकड़ी। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर के बावजूद मैं जानता था हमें हिम्मत नहीं हारनी है। उस औरत ने अब हमें अपना शिकार बना लिया था। वो चाहती थी कि हम टूट जाएं और खुद चलकर उसके पास पहुंच जाएं। मिनट बीतते गए। परछाई दीवार से हटकर छत तक फैल गई, कभी हमारे पीछे, कभी हमारे सामने। और तभी अचानक खिड़की का शीशा खुद ब खुद धुंधला हो गया। उस पर उभरा खून जैसा लाल निशान, 4 उंगलियों के जैसे, किसी ने बाहर से खून में डूबी उंगलियां रख दी हों। मेरी सांसें वहीं अटक गईं। उसके खून भरे हाथ अब हमें छूने को थे। करण का चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका था। भाई, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे भी यकीन हो गया कि शायद ये हमारी आखिरी ड्यूटी है। लेकिन अचानक स्टेशन की घड़ी ने 5 बजाए, टिक टिक टिक, और उसी पल वो परछाई धीरे धीरे पीछे हटने लगी। खिड़की पर बने लाल निशान धुंधले पड़ गए। शायद ये आत्मा सूर्य की पहली किरण से डरती थी। शायद इसीलिए वो हर रात आती थी और भोर से पहले गायब हो जाती थी। हम दोनों वहीं बैठे रहे, थके, डरे, पसीने से तर। करण कांपते हुए बोला, भाई, ये औरत हमें क्यों सताती है? इसका क्या राज है? मैंने गहरी सांस ली। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन इतना जरूर समझ आया, ये आत्मा सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं आती, ये हमें अपनी कहानी सुनाना चाहती है। रात बीत गई थी, 5 बज चुके थे और आसमान हल्का सा नीला होने लगा था, लेकिन हमारी आंखों से नींद कोसों दूर थी। करण थरथराते हुए दीवार से टिक गया और मैं बस चुपचाप घड़ी की सुइयों को घूरता रहा। सुबह की हल्की रोशनी प्लेटफॉर्म पर फैली, पर उस रोशनी में भी स्टेशन वीरान था। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन मेरे भीतर अब भी उसकी लाल आंखें जल रही थीं। अगली रात फिर ड्यूटी हमारी ही थी। मैं जानता था हम चाहे कितना भी भागें, ये औरत हमें नहीं छोड़ेगी। अब सवाल ये था कि आखिर वो चाहती क्या है। दिन भर हम दोनों सो ना पाए। हमने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, 1980 से लेकर अब तक की दुर्घटनाओं की फाइलें, लेकिन कहीं भी लाल साड़ी वाली औरत का जिक्र नहीं था। बस कुछ अधूरी एंट्रियां थीं। अज्ञात महिला, शव बरामद, पहचान नहीं हो सकी। शाम को हमने स्टेशन के पास रहने वाले एक बुजुर्ग से बात की। उनका नाम काकाजी था। वे स्टेशन के पास ही एक छोटी सी दुकान चलाते थे। काकाजी, मैंने पूछा, शिवनगर स्टेशन पर रात को कोई औरत दिखाई देती है, लाल साड़ी में। काकाजी का चेहरा बदल गया। उन्होंने चाय का कप नीचे रख दिया। तुम दोनों ने उसे देख लिया? हाँ, करण ने कहा। उसने हमें डराया। काकाजी ने गहरी सांस ली। वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। 30 साल पहले इसी स्टेशन पर एक हादसा हुआ था। एक महिला ट्रेन का इंतजार कर रही थी। वो अपने बच्चे के साथ जा रही थी, लेकिन ट्रेन देर से थी। रात हो गई। स्टेशन पर कोई नहीं था। कुछ बदमाश आए। उन्होंने उसका पीछा किया। वो भागी पटरियों की तरफ। ट्रेन आ गई और फिर वो कभी नहीं मिली। पुलिस ने कहा वो भाग गई, लेकिन लोग जानते थे कि वो वहीं मारी गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। क्या उसका नाम पता है? मैंने पूछा। नाम कोई नहीं जानता, बस लोग उसे लाल साड़ी वाली कहते हैं। वो बदला चाहती है। उसका चैन तब तक नहीं होगा जब तक उसकी लाश नहीं मिलती और उसे न्याय नहीं मिलता। ये जानकारी हमारे लिए काफी थी। उस रात हमने तय किया कि हम डरेंगे नहीं, हम उसका पीछा करेंगे।
जहां ये हमें ले जाएगी वहीं से इसका राज खुलेगा। रात ढलते ही वही सन्नाटा लौट आया। घड़ी ने 10 बजाए। हवा फिर से ठंडी और भारी हो चुकी थी। करण मेरे पास आकर बैठा। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन उनमें जिज्ञासा भी थी। भाई, हम हर रात यहां बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें जानना होगा ये कौन है। उसकी बात सही थी। डरते डरते जीने से अच्छा था सच जानना। मैंने तय किया आज हम उसका पीछा घड़ी ने 12 बजाए और तभी प्लेटफॉर्म की तरफ वही साड़ी घसीटने की आवाज। हम दोनों खिड़की के पास गए। हाँ, वही लाल साड़ी वाली औरत। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल और होठों पर वही ठंडी मुस्कान। वो धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ी। हम दोनों चुपचाप उसके पीछे हो लिए। हमने टॉर्च चलाई, लेकिन रोशनी उस तक पहुंचते पहुंचते फीकी पड़ जाती थी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि हर कदम हमें मौत के करीब ले जा रहा था। हवा में सड़े हुए फूलों की गंध आ रही थी। वो पटरियों पर उतरकर स्टेशन के उस कोने की तरफ चली गई जहां सालों से कोई नहीं जाता था। वहां पटरियों के बगल में टूटी फूटी झाड़ियां और एक पुराना जंग खाया बोर्ड पड़ा था, जिस पर मुश्किल से लिखा था शिवनगर जंक्शन। औरत उस जगह रुक गई। उसकी आंखें फिर से हमारी तरफ मुड़ी। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और जमीन की तरफ इशारा किया। यहीं, करण ने कहा। हमने पास पड़े लोहे के सरिये को उठाया और झाड़ियों को हटाया। नीचे मिट्टी नरम थी, जैसे कोई हाल ही में वहां खुदाई कर गया हो। हमने मिट्टी खोदी। कुछ ही देर में सड़े गले कपड़ों की गंध उठी, इतनी तेज कि हमें उल्टी आने लगी। अंदर से हमें हड्डियां मिली और लाल साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा। भाई, ये तो किसी औरत की लाश है, करण ने कांपते हुए कहा। हाँ, हमने उस आत्मा की कब्र पाली थी। मेरी रूह कांप गई। उसकी लाश सालों से यहां दफन थी और उसकी आत्मा अब भी यहीं भटक रही थी। और तभी वो औरत जमीन पर झुक गई। उसकी लाल आंखों से खून जैसे आंसू टपकने लगे। वो अपनी ही कब्र की तरफ इशारा करती रही, मानो कह रही हो, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मुझे यहां से निकालो। अचानक वो औरत चीख पड़ी। उसकी चीख हवा में नहीं, सीधे हमारे सीने में गूंजी, इतनी भयानक कि धीर फट जाए। उसके बाल हवा में बिखर गए। चेहरा और ज्यादा डरावना हो गया। वो धीरे धीरे हमारे करीब आने लगी। भाई, ये हमें मार डालेगी, करण चिल्लाया। मैंने आंखें बंद कर ली। हिम्मत जुटाकर उसके सामने खड़ा हो गया। तू जो भी है, मैंने ऊंची आवाज में कहा, तेरी मौत जैसे भी हुई, हम तेरा सच सबको बताएंगे। तेरा राज दबा नहीं रहेगा, हम तुझे यहां से निकलवा देंगे। एक पल को उसकी आंखें थम गई। उसके चेहरे पर वो ठंडी मुस्कान गायब हो गई। एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर आ गई और फिर अचानक उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। धीरे धीरे वो हवा में घुल गई। बस लाल साड़ी का एक कोना जमीन पर गिरा और राख बनकर उड़ गया। उस रात पहली बार उसने हमें नहीं मारा। उसकी आत्मा मानो थोड़ी हल्की हो गई थी, लेकिन उसका दर्द, उसका खौफ अब भी स्टेशन पर बाकी है। सुबह होते ही हम दोनों ने स्टेशन मास्टर को सब बताया। हमने लाश वाली जगह दिखाई, पुलिस बुलाई गई, खुदाई हुई, हड्डियां मिली, मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन सरकारी तंत्र धीमा होता है, फाइलें बनती हैं, बंद होती हैं। लोगों ने कहा, पुरानी बात है, छोड़ दो। लेकिन हम नहीं छोड़ पाए। स्टेशन मास्टर ने सिर्फ इतना कहा, ये सब पहले भी कई बार सुलझा है, लेकिन कोई सबूत नहीं, तुम दोनों अपनी ड्यूटी करो। और तभी मैंने समझ लिया, शिवनगर स्टेशन पर जो हुआ, जो दिखा, उसका गवाह सिर्फ हम दोनों हैं। बाकी दुनिया इसे बस कहानी मानेगी। सरकारी रिकॉर्ड में ये एक अज्ञात दुर्घटना बनकर रह गई। आज भी जब रात होती है, प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं कभी कभी वहां लाल साड़ी का कोना हवा में लहराता दिखता है। करण ने कुछ महीने बाद तबादला ले लिया। वो कहता था, आर्यन, मैं वहां और एक रात नहीं रुक सकता। मैं वहीं हूं। मैंने सोचा, अगर मैं चला गया तो शायद कोई और आएगा और वो फिर से परेशान होगा। मैंने ठान लिया कि मैं स्टेशन का पहरेदार बनूंगा। आज भी जब रात होती है, मुझे कभी कभी वही गुनगुनाहट सुनाई देती है, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लगती, बस उदास लगती है। अगर तुम कभी उस प्लेटफॉर्म से गुजरो और हवा में लाल रंग चमके, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि शायद वो औरत तुम्हें ही देख रही हो। शायद वो तुमसे भी कुछ कहना चाहती हो, या शायद वो बस ये बताना चाहती हो कि कुछ राज दफन होकर भी जिंदा रहते हैं। मैं हूं आर्यन,
ये है मेरी कहानी शिवनगर स्टेशन की। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ये कहानी हर उस रात दोहराती है जब चांदनी पटरियों पर गिरती है और हवा में सनसनी दौड़ती है। सावधान रहना, क्योंकि रेलवे की पटरियां सिर्फ ट्रेनों को नहीं चलती, कभी कभी वे आत्माओं को भी अपने साथ ले जाती हैं। और शिवनगर जंक्शन, वो हमेशा के लिए उस लाल साड़ी की गवाह बना रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।